बच्चों, आज के संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग षष्ठः पाठः जो कल शुरू किए थे उसका अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। और प्रथम अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार बच्चे समुद्र के किनारे जाकर बालू का घर बनाते हैं और लहरें उन घरों को बहा देती हैं। और कुछ लोग जो है वहाँ पर नाव में बैठकर जो है जल विहार करते हैं और कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। तो वहाँ कंदुकेन यानी गेंद से खेलते हैं। और समुद्र का तट केवल पर्यटन का स्थान नहीं है, केवल घूमने का स्थान नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वाले मछुआरों का, वहाँ जो अपना जीवन बिताते हैं उन मछुआरों का जीविकोपार्जन, अर्थात वे वहाँ से मछलियाँ पकड़ के और भी कार्य करके वे अपना जीवन चलाते हैं। तो इस तरह से समुद्र का किनारा, इस पाठ का अर्थ है समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। बहुत लोग समुद्र के किनारे वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे व्यायाम करते हैं और बच्चों के साथ भी जाते हैं और घूमते फिरते हैं। तो इस तरह से समुद्र तटः यानी समुद्र के किनारे का वर्णन है। और इसमें और भी वर्णन आगे आएगा और वह किस स्थान का वर्णन है, वहाँ पे क्या कहा गया है, ये सब हम आगे के अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं द्वितीय अनुच्छेद। और प्रथम अनुच्छेद हम लोग कल पूरा किए थे और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य भी थे और हम लोगों ने बहुत से नए नए शब्दों के बारे में भी जाना था। और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपने संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का षष्ठः पाठः निकाल लेंगे, जिसका नाम है समुद्र तटः। तो बच्चों शुरू करते हैं। आगे के बारे में हम लोग देखें इस पाठ में क्या वर्णन किया गया है और कुछ शब्दों के बारे में भी जानेंगे। तो सभी अपनी किताब सामने रख लेंगे और यहाँ पर जो हम उच्चारण लिख रहे हैं और शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा, उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये अंतिम पंक्ति पढ़े थे कि समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस तरह से जो मछुआरे हैं वह मत्स्य जीविनः यानी मछली पर आधारित व्यवसाय से जिनका जीवन चलता है और वह अपने जीविका जो है उसी से चलाते हैं। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि अस्माकं देशे, हमारे देश में। अस्माकं शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप है। तो यहाँ पे जो है अस्माकं देशे बहवः, देशे मतलब देश में, यहाँ पे देशे सप्तमी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक का प्रयोग है हमारे देश में। बहवः, बहवः का अर्थ है बहुत से। यहाँ पे एक शब्द आया है बहवः और बहवः का अर्थ होता है अनेक या बहुत से। तो बहु शब्द का अर्थ होता है अनेक, कई। तो यहाँ पे बहवः शब्द जो है वो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो अस्माकं, ये अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः समुद्र तटाः सन्ति। बहवः मतलब बहुत से, समुद्र तटाः समुद्र के किनारे हैं। तो ये तो सभी को मालूम है, सभी ने भारत के मानचित्र पर दोनों तरफ देखे होंगे जो कई सागर हैं। तो यहाँ पर इसी का वर्णन है कि अस्माकं देशे, और इसमें जो है अस्माकं शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति का रूप है, ये अस्मद का रूप है। और इसमें जो है एक वचन में बनता है मम, मम मतलब मेरा, आवयोः मतलब हम दोनों का, और अस्माकं मतलब हमारा। तो भारत अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। तो यहाँ पे अस्माकं शब्द का प्रयोग हमारे देशे मतलब देश में, यहाँ पे
कारक में अधिकरण कारक का प्रयोग है देशे में, और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ हमारे देश में बहुत से समुद्र तटाह सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। समुद्र तटाह यानी यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है, और यहाँ पे समुद्र तटह यानी एक किनारे का यहाँ पे अर्थ आएगा। एक वचन में समुद्र तटह हो जाएगा और बहुवचन में समुद्र तटाह हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक वचन में समुद्र तटह और बहुवचन में समुद्र तटाह, और यहाँ पे बहुवचन होने से संति का प्रयोग किया गया है। संति शब्द जो है वो अस धातु से, अस का मतलब होता है होना। यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अस जो है वो अस का अर्थ होता है होना, और इसमें प्रथम पुरुष में, यहाँ पे प्रथम पुरुष में इसका रूप बनता है। प्रथम पुरुष में अस्ति, एक वचन में बनेगा अस्ति, और द्विवचन में अस्तः, और बहुवचन में संति। ये पहले के पाठ में भी आया है ये सब शब्द। तो अस्ति एक वचन के लिए प्रयोग होता है, एक वचन, व से यहाँ पे वचन है, और ये द्विवचन के लिए है, और ये बहुवचन के लिए है। तो यहाँ पे अस्ति मतलब है, जब एक रहेगा तो अस्ति, और यहाँ पे दो के लिए है का प्रयोग होगा, यहाँ दो से अधिक के लिए है का प्रयोग होगा। तो है और है के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि जब हिंदी में हम अर्थ समझाते हैं तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होता है। तो एक से ज़्यादा जो है दो, उसके लिए भी हम लोग है का प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो अस्ति अस्तः संति, तो ये जो है ये रूप है अस धातु से। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे अभी तो यहाँ पे पहले वाक्य में ये लिखा है कि अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में अनेक समुद्र के किनारे हैं। अब एतेषु, एतेषु मतलब इनमें, यानी कि जो बहुत सारे किनारे हैं उनमें। एतेषु उनमें, मुंबई, मुंबई का नाम सभी ने सुना है। गोवा, ये भी जगह का नाम है। कोच्चि, कन्याकुमारी, ये सब स्थान का नाम है और सभी बच्चों ने ये नाम सुने होंगे। विशाखापत्तनम और पुरी तटाह, पुरी का किनारा, पुरी का समुद्र का किनारा अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अतीव मतलब बहुत अधिक, अतीव, अतीव मतलब बहुत अधिक, जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, जहाँ के लोग ज़्यादा जाते हैं, और वो जगह का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। मुंबई, गोवा, कोच्चि, विशाखापत्तनम और कन्याकुमारी, पुरी तट, ये सब समुद्र के किनारे अतीव बहुत अधिक प्रसिद्धाः सन्ति। प्रसिद्ध शब्द सभी जानते हैं। प्रसिद्धाः यानी कि यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है, कई जगह के नाम आए हैं, इसलिए ये बहुवचन का यहाँ पे प्रयोग है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रसिद्धाः सन्ति, प्रसिद्ध हैं। सन्ति मतलब है, यहाँ पे अभी अस्ति, अस्तः और सन्ति बताया गया था, तो सन्ति मतलब हो गया हैं। तो अब आगे हम लोग वाक्य देखते हैं। सन्ति मतलब है। अब अगला वाक्य हम लोग देखते हैं कि अभी इन वाक्यों में बताया गया कि हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं, और उनमें एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, विशाखापत्तनम और पुरी तट, कन्याकुमारी, ये अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। और अब हम लोग देखेंगे गोवा तटः। अब यहाँ पर गोवा तट के बारे में बात हो रही है। गोवा का तट यानी गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकों के लिए, समधिकम रोचते, बहुत अधिक रोचक होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है। रोचते का अर्थ होता है अच्छा लगता है, रोचते। यहाँ पे रोचते का अर्थ होता है अच्छा लगता है या प्रिय लगता है, अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर हम लोग रोचते का अर्थ, ये रुच धातु से बना है। रोचते मतलब अच्छा लगना, प्रिय होना। तो गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः, गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम बहुत अधिक, रोचते मतलब रुचिकर होता है, अर्थात उनको बहुत पसंद होता है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम ये जगह का नाम है। तटः, विशाखापट्टनम का तटः मतलब किनारा, यहाँ पे तटः का अर्थ है किनारा। तटः का अर्थ हो गया किनारा और विशाखापत्तनम तटः का अर्थ है विशाखापत्तनम का किनारा। तो विशाखापत्तनम ये जगह का नाम है और उसके किनारे वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक यानी कि विदेशी, व्यापाराय, यहाँ पे ये शब्द लिखा है वैदेशिक, जिसका अर्थ हम लोग देखेंगे वैदेशिक व्यापाराय, व्यापाराय। यहाँ पे व्यापाराय, यहाँ पे विदेशी व्यापार के लिए, यानी कि विदेशी जो है अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए विशाखापत्तनम का जो किनारा है वह वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर वैदेशिक व्यापाराय, ये इतना लंबा शब्द है, इसे हमें उच्चारण करते समय वैदेशिक मतलब विदेशी हो गया, व्यापार मतलब बिजनेस। तो विदेशी व्यापार के लिए वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है और वहाँ पर उत्पन्न होने वाले जितने भी जो बहुत अधिक मात्रा में होता है उसका वो लोग जो है विदेश में व्यापार के लिए भेजते हैं वो चीज़ें। और कोच्चि तटः, अब यहाँ पे कोच्चि तटः का, कोच्चि के किनारे का यहाँ पर महत्व बताया गया है कि कोच्चि तटः, कोच्चि का किनारा नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल फलेभ्यः, यहाँ पे नारिकेल का मतलब होता है नारियल और फलेभ्यः मतलब फल के लिए, नारियल के फल के लिए। तो नारियल सभी लोग जानते हैं, तो नारियल के फल के लिए कोच्चि का तट बहुत प्रसिद्ध है। जिस तरह से विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही कोच्चि का तट, कोच्चि का किनारा नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए। ज्ञायते, यहाँ पे ज्ञायते यानी कि जाना जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया है, ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना, ज्ञायते जाना जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पे नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए कोच्चि तटः ज्ञायते, कोच्चि तट को जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, यहाँ पर मुंबई शहर का नाम है और नगरस्य, मुंबई नगर का यहाँ पे नाम आया है और नगरस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो नगरस्य और षष्ठी विभक्ति जो है संबंध कारक होता है और उसका कारक चिन्ह होता है का, के, की। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के। जुहू तटे, जुहू तटे का अर्थ है जुहू के किनारे। ये तो सभी ने बहुत ये नाम सुना होगा। और मुंबई नगर के, नगरस्य मतलब मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू के किनारे। सर्वे जनाः, सर्वे जनाः मतलब सभी लोग, सर्वे का अर्थ होता है सभी और जनाः, यहाँ पर हम लोग उसका अर्थ देखेंगे। सर्वे जनाः यानी कि सभी लोग। जन का मतलब होता है जनः, जनौ, जनाः, ये एक वचन में। यहाँ पे सर्वे जनाः ये शब्द आया है, सर्वे जनाः यानी कि सभी लोग,
सभी लोग, सर्वे जनाः, सभी लोग। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर, जुहू के किनारे, सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम विहरन्ति मतलब बिना रोक टोक के, वहाँ कोई भी जाकर बैठ सकता है, घूम सकता है, तो बिना रोक टोक के। स्वैरम का अर्थ होता है बिना रोक टोक के, स्वैरम यानी कि बिना रोक टोक के, कोई वहाँ पे रोकने वाला नहीं है, तो बिना रोक टोक के अपने से स्वतंत्र रूप से, वहाँ पे कोई भी बंधन नहीं है आने जाने का। तो स्वैरम यानी बिना रोक टोक के, विहरन्ति, विहरन्ति मतलब घूमते हैं, स्वैरम विहरन्ति। सर्वे जनाः जुहू तटे, मुंबई नगरस्य जुहू तटे, स्वैरम विहरन्ति, बिना रोक टोक के, विहरन्ति मतलब घूमते हैं। वहाँ पे जाके शाम के समय तो वहाँ बहुत लोग जाते हैं और अपना समय भी बिताते हैं, और वहाँ मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। तो सभी लोग जुहू तटे, और कहाँ का है, मुंबई नगर से, मुंबई नगर का जुहू के तट पर, स्वैरम विहरन्ति, बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, यहाँ पे नगरस्य शब्द फिर से आया है, और नगरस्य शब्द, नगर कहते हैं शहर को, और नगरस्य यानी कि शहर का, मुंबई शहर का, मुंबई नगर का, तो मुंबई नगर का, और यहाँ पे अब चेन्नई नगरस्य आ गया, चेन्नई नगर का। मेरिना तटः, मेरिना नाम है समुद्र के किनारे का, मेरिना तटः, मेरिना का तट, देशस्य, देशस्य इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, देशस्य, देशस्य का अर्थ होता है देश का। यहाँ पे ये का जो है वो षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर देश का या देश की या देश के, वाक्य के अनुसार हम लोग कोई भी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देशस्य का अर्थ हो गया देश का, मुंबई नगर से यानी मुंबई नगर का, मुंबई शहर का। तो यहाँ पे अब चेन्नई नगरस्य की बात हो रही है, तो चेन्नई नगरस्य यानी कि यहाँ पे चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर की विशेषता बताई जा रही है कि चेन्नई नगर के तट की क्या विशेषता है। तो चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः, चेन्नई नगर का मेरिना का किनारा, देशस्य देश का, सागर तटेषु, देश यहाँ पे हम लोग के का प्रयोग करेंगे, तो देश का भी यहाँ पे हो सकता है। अब वाक्य हम लोग का ऐसा बन रहा है कि इसे हम देश के लिखेंगे, यहाँ पे देश के, यहाँ पे सागर तटेषु, सागर के किनारों में, यानी कि देश के सागर तटेषु, सागर कहते हैं समुद्र को और तट कहते हैं किनारों को। यहाँ तटेषु में सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन का प्रयोग है। सागर के किनारों में, समुद्र के किनारों में जो मेरिना तटा है, वो समुद्र के किनारों में, यानी कि जितने भी समुद्र के किनारे हैं उनमें सागर तटेश यानी कि समुद्र के किनारों में, चेन्नई नगर से चेन्नई नगर का, मेरिना तट मेरिना का किनारा, देशस्य सागर तटेषु देश के समुद्र के किनारों में, सागर तटेषु मतलब समुद्र के किनारों में, दीर्घतमः, दीर्घतमः सबसे बड़ा है। यहाँ पे एक शब्द आया है दीर्घतमः, और दीर्घतमः का अर्थ है सबसे बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। तो यहाँ पे दीर्घ का अर्थ है बड़ा, सबसे बड़ा है। तो चेन्नई नगर का मेरिना तटः समुद्र के किनारों में दीर्घतमः अर्थात सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग इस द्वितीय अनुच्छेद में हम लोगों ने यहाँ के समुद्र के किनारों के बारे में देखा कि हमारे देश में
कौन कौन से समुद्र के किनारे हैं, और कुछ जो बहुत प्रसिद्ध हैं और कुछ जो बहुत बड़े हैं। उसमें से सबसे बड़ा है मेरिना तटः, यानी मेरिना का किनारा जो है वो देश के सभी समुद्र तटों में, समुद्र के किनारों में सबसे बड़ा है। और कोच्चि का तट जो है वो नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है विशाखापत्तनम का किनारा ये विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी तटों का बहुत महत्व है। और मुंबई का जुहू तट जो है वहाँ पर लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं, आनंद उठाते हैं और वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि द्वितीय अनुच्छेद में बहुत सारे समुद्र के किनारों के बारे में हम लोगों ने जाना। और अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अंतिम अनुच्छेद है ये भारतस्य। अभी जैसे यहाँ पे देशस्य आया, देश के, अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग था, का के की का प्रयोग था। अब भारतस्य आ गया। भारतस्य यहाँ पे उच्चारण से ही समझ में आ जाता है। भारत और देश ये दोनों ही, यानी कि ये जो देश शब्द है इसमें मूल शब्द है देश और षष्ठी विभक्ति इसमें लगा है तो देशस्य बन गया है। देशस्य, यहाँ ये षष्ठी विभक्ति है। और देश के, अब यहाँ पे भारतस्य आ गया है तो यहाँ पे मूल शब्द है भारत, और भारत में षष्ठी विभक्ति लगाने से बन गया है भारतस्य। तो इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, तो ये दोनों ही जो है वो अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। अकारांत पुल्लिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों ही शब्द अकारांत पुल्लिंग है। इसमें भी अस्वर है, इसमें भी अस्वर है, और इसीलिए इसका रूप जो है वो बालक की तरह चलता है। बालक अकारांत पुल्लिंग है और ये भी जो है अकारांत पुल्लिंग है। तो बालक से बालकस्य बनता है, बालक का, लड़के का या लड़के के। तो यहाँ पे देश शब्द से देशस्य बना है और भारत शब्द से भारतस्य बना है। तो इस तरह से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पे ये एक वचन का रूप है। भारत एक है तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो पाठ में सभी कारक और उसका प्रयोग और किस तरह से शब्द को बदलकर हम लोग उस विभक्ति का रूप बनाते हैं। पहले हमें पहचानना होता है कि वो अकारांत पुल्लिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, या वो उसकी पहचान मूल शब्द क्या है। तो अब हम लोग यहाँ अंतिम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारतस्य तिसृषु दिशासु, दिशा कहते हैं जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, तो उसको दिशा कहते हैं। तो भारतस्य यानी कि भारत के तिसृषु, यहाँ पर तिसृषु शब्द आया है जिसका अर्थ है तीनों, और दिशासु मतलब दिशाओं में। तो तिसृषु का अर्थ है यहाँ पर तीनों, तिसृषु यानी कि तीनों, और दिशासु, तिसृषु दिशासु यानी कि तीनों दिशाओं में। दिशा शब्द से ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर दिशाओं की बात हो रही है। तिसृषु दिशासु, तीनों दिशाओं में। समुद्र तटाह सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। अब फिर से समुद्र तटाह शब्द आया है। यहाँ पे तटह नहीं लिखा है, यहाँ पे तटाह लिखा है, समुद्र तटाह। तो भारत के तिसृषु तीनों दिशाशु, यहाँ पे दिशाशु शब्द का अर्थ होता है दिशाओं में, और दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तिसृषु। और अब हम लोग यहीं पे इसके बगल में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे दिशाशु, दिशाशु, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है दिशाओं में, दिशाओं में। तो यानी कि तीनों दिशाओं में, तिसृषु तीनों, दिशाशु दिशाओं में। भारतस्य, भारत के। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है इस वाक्य में कि भारतस्य में
षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अर्थ कर रहे हैं भारत के, और हमें वाक्य क्या लिखना है संस्कृत में, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ पे भारत के यानी कि हमें संबंध कारक का प्रयोग करना है षष्ठी विभक्ति का। तो इसमें हमें एक अकारांत पुल्लिंग का रूप पता होना चाहिए, जिससे कि हम बदल कर, जैसे हम बालक का रूप याद कर लेते हैं तो उससे हम भारत या देश इनका भी रूप बदल कर लिख सकते हैं। अगर बालक से बालकस्य बनता है तो देश से षष्ठी विभक्ति में देशस्य बनेगा और भारत से भारतस्य बनेगा। तो पुल्लिंग शब्द हमें पहचानना है कि वो पुल्लिंग है और कौन सा स्वर है उसके अंत में, और उसी के अनुसार हम उसका शब्द रूप देखते हैं। तो यहाँ पर और दिशाओं में, अब यहाँ पे के का प्रयोग था, अब यहाँ दिशाओं में हो गया है। तो में कारक चिन्ह जो है वो अधिकरण कारक में आता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सप्तमी विभक्ति यानी कि तिसृषु दिशाशु, तीनों दिशाओं में। दिशाओं की विशेषता क्या है कि वो तीनों दिशाओं में है, तो यहाँ विशेषण विशेष्य का प्रयोग है। तो तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे, सन्ति मतलब हैं। अस्माद् एव कारणात्, और इसी कारण, अस्मात् एव कारणात्, इसके ही कारण, अस्माद् एव, इसके ही कारणात्, कारण से, इस कारण से ही, अस्मात् मतलब इस, एव मतलब ही, और कारणात् मतलब कारण से। तो इस तरह से यहाँ पे कारणात् शब्द आया है। अस्माद् एव का मतलब होता है ही, यहाँ पे अस्माद् एव, इसके ही कारण से, इस कारण, यहाँ पे इस ही हो जाएगा, इस ही, और कारणात्, कारणात् यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, कारण से, यानी कि इसी कारण से, अस्माद् एव कारणात्, इस ही कारण से भारत देशः, भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। प्रायद्वीपः, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। तो इस तरह से ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे कथ्यते का अर्थ है कहा जाता है। कथ्यते, कथ्यते का अर्थ है कहा जाता है, यानी इसी कारण से इसे प्रायद्वीपः कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, यहाँ पे पूर्व दिशायाम यानी कि पूर्व की दिशा में, पूरब की दिशा में, पूर्व को पूरब भी कहा जाता है, वो तद्भव शब्द है और पूर्व जो है वो तत्सम शब्द है। पूर्व दिशायाम, पूरब दिशा में, बंगोपसागर, बंगोपसागर ये नाम है सागर का, और दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायाम च मतलब और, पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। ये सारे नाम हिंदी में हैं, तो इसे सभी को शुद्ध उच्चारण करने आना चाहिए। बंगोपसागरः, हिंद महासागरः और अरब सागरः। तो भारत की तीनों दिशाओं में ये सागर हैं, समुद्र हैं। एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों का, अपि मतलब भी, इन तीनों का भी, सागराणाम, इन तीनों समुद्रों का भी, संगमः, संगम, संगम मतलब मिलना, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर, भवति मतलब होता है, भवति का अर्थ है होता है। ये तीनों सागर जो है वो कन्याकुमारी के तट पर मिलते हैं। तो भवति का अर्थ होता है होता है,
और संगमः का अर्थ होता है मिलना। तो यहाँ पे संगमः संगमः इसका अर्थ है मिलना, यानी कि ये तीनों समुद्रों का मिलन जो है वो इन कन्याकुमारी के तट पर होता है। तो इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसी के नीचे ग लगाकर भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे संगमः इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका अर्थ संगम मतलब मिलना होता है। तो वहाँ पे पूर्व दिशा में बंगोपसागर और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। अस्ति मतलब है। एतेषाम त्रयाणाम अपि, त्रय का अर्थ होता है तीन, तो इन तीनों का ही, सागराणाम यानी समुद्रों का, अपि मतलब भी, इन तीनों समुद्रों का भी संगमः, संगमः मतलब मिलना, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर। यहाँ पे तटे का अर्थ है तट पर, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ये जगह का नाम है, तटे इसके तट पर, कन्याकुमारी के तट पर, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, कुमारी के तट पर इसका संगम होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर देखें कि यहाँ तीनों समुद्रों का मिलन होता है। और अत्र पूर्णिमायाम, और यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदयः सूर्यास्तम च, चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का उदय, और सूर्यास्तम च, और सूर्यास्त युगपदेव, युगपदेव का मतलब है एक साथ ही, युगपदेव अर्थात एक साथ ही, एक साथ ही चंद्रोदय और सूर्यास्त, ये पूर्णिमा के दिन युगपदेव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, द्रष्टुम शक्यते का अर्थ है द्रष्टुम शक्यते, इसका अर्थ है देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस पाठ में समुद्र के किनारों के बारे में जाना और वहाँ पे किस चीज़ का व्यापार होता है और कौन सा तट किस लिए प्रसिद्ध है, और चंद्रोदय और सूर्यास्त इन दोनों का एक साथ जो है वो अस्त होना और जो है उदय होना एक साथ देखा जा सकता है, और द्रष्टुम शक्यते का अर्थ होता है देखा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये पाठ पूरा पढ़ा और इसके अंतिम अनुच्छेद के बारे में इसका प्रश्नोत्तर करने से पहले एक बार फिर हम लोग इस पर नज़र डालेंगे। तो सभी बच्चों को धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। तो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं।